हम बात करने वाले हैं ऐसे 320 के बारे में जो बात करता है मटेरियलिटी को लेके। जैसे हमने लास्ट में भी देखा था कि ऑडिट के फ्लो के टाइम पे अगर हमें ऑडिट स्टार्ट करनी है तो हमें मटेरियलिटी डिसाइड करनी रहती है, ठीक है। उसी के बाद हमने रोमम निकाला था, मटेरियलिटी निकाला था, फिर उसके हेल्प से हमने सैम्पल्स निकाले थे। तो हमें मटेरियलिटी निकालना है, तो मटेरियलिटी हमें कहाँ कहाँ पे निकालना है, तो एक तो हमें प्लानिंग के स्टेज पे निकालना है, एज वेल एज जब हम एग्जीक्यूशन स्टेज में होंगे, जब हम ऑडिट करने जा रहे होंगे उस टाइम पे भी हमें कभी कभी क्या करना रहता है, मटेरियलिटी को रीअसेस करना रहता है। तो ऐसे 320 का नाम ही है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, कि आप जब प्लान कर रहे हो और आप जब परफॉर्म कर रहे हो ऑडिट को, उस टाइम पे आपको मटेरियलिटी के लिए बात करनी है। तो ये उसी चीज़ को बात करता है कि मटेरियलिटी कैसे लगाएं, कि कोई चीज़ कैसे पता करें कि कोई चीज़ मटेरियल है या नहीं है, ठीक है। एक और ऐसे है 450, वो बात करता है कि जो आपने मिसस्टेटमेंट आपने ढूंढे हैं उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और एक और चीज़ की बात करता था 450 कि अगर मैनेजमेंट ने कोई मिसस्टेटमेंट को करेक्ट नहीं किया तो उनका इफेक्ट क्या आएगा। तो 450 अलग है एंड 320 अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मटेरियलिटी होता क्या है। तो बेसिकली ये एक नंबर होता है जो हम ढूंढते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, डिसाइड करने वाले हैं कि कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। इन जनरल बोलें तो मटेरियलिटी क्या है, तो एक नंबर है जो यूज़र जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके इकोनॉमिक डिसीजन को वो चेंज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कि वो मटेरियलिटी का लेवल है। अब हम यहाँ पे क्या फोकस करने वाले हैं, तो हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। मतलब क्या, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब एक नंबर होता है दैट इज़ लोअर देन मटेरियलिटी, ठीक है, जो कि ऑडिटर डिसाइड करता है कि भाई उसको मटेरियलिटी के को ध्यान में रख के काम नहीं करना, बल्कि उसको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को ध्यान में रख के काम करना है, ताकि जो भी मटेरियलिटी का अमाउंट रहेगा वो ज़्यादा रहे किस अमाउंट से, आपके अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट के अमाउंट से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड करा कि 5 लाख का अमाउंट आपके लिए मटेरियल है, उसके ऊपर कुछ भी चीज़ों में फ़र्क आया या कुछ भी गड़बड़ हुआ तो दैट विल इफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। पर मान के चलो जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे होते हैं या मैनेजमेंट ने हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए होते हैं वो तो कैसे होते हैं, वो तो ड्राफ्ट वाले होते हैं। तो ज़रूरी थोड़ा है कि आपने जो 5 लाख रुपए डिसाइड करे वो 5 लाख रुपए सही फिगर हो, क्योंकि ये डिसाइड किस बेसिस पे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। वहीं से आप रेवेन्यू देखते हो, प्रॉफिट देखते हो, या अलग अलग फैक्टर्स देखते हो और उस बेसिस पे आपने डिसाइड करते हो। तो मे बी शायद इन फ्यूचर में वो फिगर चेंज हो जाए, लेट्स से कोई सेल्स का फिगर चेंज हो जाए, प्रोविजन के आने से प्रॉफिट का फिगर चेंज हो जाए, तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि वो फैक्टर चेंज हो रहा है, उसके कारण आपका मटेरियलिटी चेंज हो सकता है, क्योंकि आपने मटेरियलिटी रखकर ही अपना सारा काम किया था और इन फ्यूचर आपका प्रॉफिट ही चेंज हो गया। तो आपने जो पूरा ऑडिट किया उसमें भी ऐसा हो सकता है ना कि कुछ गड़बड़ हो जाए। जैसे आपने डिसाइड करा कि आप 5 लाख के ऊपर के सब चेक करोगे, इन फ्यूचर आपका प्रॉफिट कम हो गया, आपका 10% आपने रेट लगाया था और वो 10% लगाने के बाद आज की तारीख में आपका मटेरियलिटी का अमाउंट बचना है 4 लाख रुपये। तो 4 लाख 5 लाख के बीच में डिफरेंस आ गया, आपने पूरा ऑडिट 5 लाख के बेसिस पे कर दिया। तो अभी चांसेस हैं कि भाई 4 लाख के आसपास वाले फिगर आपके लिए शायद क्या हो जाए, इंपॉर्टेंट हो जाए। तो इसलिए हम मटेरियलिटी को ध्यान में रख के अपना पूरा ऑडिट नहीं करते, उसकी जगह पे हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को ध्यान में रख के पूरा ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब क्या, इट मीन्स एक अमाउंट जो ऑडिटर सेट करता है मटेरियलिटी के नीचे, ठीक है, ताकि जो प्रोबेबिलिटी है अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट की जो एक्सीड कर सकती है मटेरियलिटी से एज अ होल, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ठीक है। मटेरियलिटी एक आपका जो चीज़ आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से नीचे वाला अमाउंट, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं रिस्क और हमारे ऑडिट प्रोसीजर को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। आपने मटेरियलिटी देखा और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी देखा। अब जो हमारा फ्रेमवर्क है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला फ्रेमवर्क है, दैट इज़ बात करें तो जैसे इंडेक्स वगैरह के हिसाब से, तो वो भी मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करता है। पर वो किस हिसाब से मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करता है, तो वो बोलता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम आपको क्या चीज़ें आपके लिए मटेरियल है। मतलब ऑडिटर करता है तो वो जब वो ऑडिटर ऑडिट करता है तो उसके टाइम में भी मटेरियलिटी कंसिडर करता है, और मैनेजमेंट जब अकाउंट बनाती है तो उस टाइम पे भी मटेरियलिटी कंसिडर करती है। पर दोनों का जो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है वो दोनों के लिए क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो अगर हम FRF के हिसाब से बात करें या फिर हम इंडेक्स के हिसाब से बात करें, तो मिस स्टेटमेंट जो कि मटेरियल होते हैं
या तो अकेले या फिर वो एग्रीगेट, कि भाई वो किसी भी यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को फ़र्क डाल सके, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियलिटी बोलते हैं। जो आप जब मटेरियलिटी डिसाइड करोगे ना, तो उस टाइम पे आपको अपना जजमेंट लगाना रहता है। जजमेंट डिपेंडिंग अपॉन कि भाई मेरे लिए, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आपने देखा कि भाई अच्छा ये तो मेरे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से कम जा रहा है तो मैं इसको इग्नोर करूँगी, नहीं ऐसा नहीं होता। या फिर कोई डिफरेंस आया तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम पहले देखेंगे अच्छा डिफरेंस आ रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्या जो रीज़न है वो नॉर्मल है, तो क्या वो हमारे EMPT मतलब क्या कि भाई वो हमारे थ्रेशोल्ड के अंदर आ रहा है, तो क्या हम उसको इग्नोर कर दें? नहीं, आपने रीज़न देखा, फिर आपने उसको AMPT से कंपेयर किया, फिर आप डिसीज़न लोगे कि आपको क्या करना है, आपको कंसिडर करना है नहीं करना है। तो जो आपका डिसीज़न है वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस, आपके मिसस्टेटमेंट के साइज़ और नेचर के ऊपर, ठीक है। एंड एज वेल एज जो भी आपका आप जो भी मटेरियलिटी का जजमेंट वगैरह देते हो या कोई भी आप जजमेंट लेते हो, तो वो आप सबको ध्यान में रख के लेते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑडिट किसी एक इंसान के लिए करो, आप एक, और जब आप ऑडिट कर रहे होते हो तो वो कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के जो भी नीड्स हैं उनके जो यूज़र हैं उनको ध्यान में रख के करते हो, ठीक है। तो एक फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि भाई मटेरियलिटी क्या है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, और हमारा FRF के हिसाब से हमारा मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब ऑडिटर है ना, तो जो ऑडिटर मटेरियलिटी का डिसाइड कर रहा होता है उस टाइम पे वो क्या लगाता है, अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है, ठीक है। वो ऐसा परसेप्शन रखता है कि जो यूज़र है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उन लोगों को ये चीज़ें तो पता होंगी। मतलब क्या चीज़ें अज्यूम करता है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले उसको वो ऐसा अज्यूम करता है कि जो यूज़र है उनके पास रीजनेबल नॉलेज होगा बिजनेस का, ठीक है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझ सकते हैं, कैसे अकाउंटिंग होता है वो समझ सकते हैं, और वो जब ये पढ़ने जाएंगे ये वाली इन्फॉर्मेशन को, तो वो डिलीजेंस के साथ इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वो क्या अज्यूम करता है कि भाई जो यूज़र है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब वो पढ़ेगा तो उसको ये पता होगा कि ये जो बनाए गए हैं वो मटेरियलिटी को ध्यान में रख के बताए गए। अब ऐसा नहीं बोल सकता वो कि भाई कि आपने तो बोला है कि ये ट्रू एंड करेक्ट है तो 100% ठीक होगा, नहीं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, अनसर्टेन इनहेरिटेंट चीज़ें हैं, जैसे कुछ एस्टिमेट्स लिए हुए हैं, कुछ जजमेंट आपने लिए हुए हैं जो फ्यूचर इवेंट्स को इफेक्ट कर सकते हैं या उनको ध्यान में रख के किए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन। तो वो भी आपके जो यूज़र है, जो पढ़ने वाला है, वो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि उसको ये चीज़ पता है, ठीक है। एंड जो यूज़र है वो उसके बेसिस पे ही क्या करने वाला है, अपना रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाला है। इतनी चीज़ें क्या ऑडिटर अज्यूम कर सकता है रिगार्डिंग मटेरियलिटी कि भाई यूज़र को इतना तो पता ही होगा। तो दिस इज़ आवर सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब आपने बोला कि भाई मटेरियलिटी पता करनी है, मटेरियलिटी पता करनी है, मटेरियलिटी क्यों पता करनी है? तो मटेरियलिटी जो है वो आपको हेल्प करती है किस चीज़ में, जो आपने ये जजमेंट लिया कि भाई ये चीज़ हमारे लिए मटेरियल है, तो वो हेल्प करेगी कि भाई आप अपने नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड कर पाओ अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का। देन आप रोमम पता कर पाओ, दैट इज़ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पता कर पाओ, और आप अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पता कर पाओ। तो किस में हेल्प करती है? 3 चीज़ों में हेल्प करती है, दैट इज़ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ऑफ रैप, रोमम एंड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ऑफ फैप, ठीक है। दैट इज़ फॉर द ऑडिट प्रोसीजर एंड रैप इज़ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। और जो ऑडिटर है वो नेचर भी कंसिडर करता है, जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है और उसका क्या इफेक्ट आएगा वो इवेल्युएट करेगा। तो ये मटेरियलिटी इन सारी चीज़ों में हेल्प करने वाली है। तो दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देन फोर्थ चीज़ अगर अपने बात करें, तो हमने प्लानिंग करते टाइम क्या करा, हमने मटेरियलिटी डिसाइड की एज अ होल। मतलब जो हम बोल रहे थे कि ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल लिया कि 5 लाख है, 5 लाख के ऊपर पूरा इफेक्ट करेगा। फिर अगर कोई, हमें ऐसा लगता है कि किसी जगह पर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 5 लाख का मेरी चीज़ है, मटेरियल है। अब मान के चलो मेरे बुक्स में 3 लाख का क्या दिख रहा है, कोई लीगल अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। तो मैं तो ऐसा बोल दूँगी कि भाई ये 3 लाख है, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट अकाउंट नहीं है। क्योंकि ये सिग्निफिकेंट अकाउंट नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूँ? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कहीं कहीं पे एक या एक से ज़्यादा आइटम ऐसे हो सकते हैं जिनका अमाउंट तो क्या है, छोटा है, पर वो क्या कर सकते हैं, वो आपके इकोनॉमिक जो यूज़र है उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ऑडिटर चाहे तो उनके लिए क्या कर सकता है, उनके लिए एक स्पेसिफिक मटेरियलिटी डिसाइड कर सकता है। तो आप चाहो तो इन जनरल वाला मटेरियलिटी भी रख सकते हो, और चाहो तो एक स्पेसिफिक आइटम के लिए अगर आपको कोई मटेरियलिटी रखना है तो वो भी रख सकते हो। अब हम बोल रहे हैं कि हमें मटेरियलिटी डिसाइड करनी है, तो हम मटेरियलिटी किस बेसिस पे डिसाइड करें, हमें ये भी देखना पड़ेगा। देखो, मटेरियलिटी एक नंबर है। अब नंबर है तो आप नंबर को
निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या होती है जिनको हम ध्यान में जिनको ध्यान में रख के हम ये डिसीजन लेते हैं, तो उन चीज़ों को बोला जाता है बेंचमार्क। ठीक है, जिनको ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, मटेरियलिटी निकालेंगे। तो जब आप मटेरियलिटी निकाल रहे हो तब आप क्या लगा रहे हो, अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहे हो। तो जब आप प्रोफेशनल जजमेंट लगाओगे तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक जैसे मैंने डिसाइड करा कि मैं सेल को ध्यान में रख के अपना अमाउंट निकालूंगी मटेरियलिटी का फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक परसेंटेज लगा दूंगी सेल्स के फिगर के ऊपर, और वो परसेंटेज लेके मेरा जो अमाउंट आएगा, लेट्स से मेरा पूरा सेल था 50 लाख का, मैंने कहा 10% मटेरियलिटी का लेवल रखते हैं, तो 50 लाख का 10% 5 लाख रुपए। तो मैंने क्या करा, 5 लाख रुपए इस तरीके से अमाउंट निकाल दिया। अब इधर जो ये सेल का फिगर मैंने उठाया ना, या सेल का जो कैप्शन मैंने उठाया ना, इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलने जाते हैं बेंचमार्क। ठीक है, तो बेंचमार्क को ध्यान में रखने के लिए या बेंचमार्क को डिसाइड करने के लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले तो क्या कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या कैप्शन आ रहे हैं। जैसे असेट हो सकते हैं, लायबिलिटी हो सकते हैं, सेल हो सकता है, इनकम हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, तो वो सब। सेकेंड, आपके जो यूजर्स हैं उनका अटेंशन किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा है। अटेंशन से मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग हैं वो फाइनेंशियल जो अपने चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो अपने क्या चीज़ों पे फोकस, हम भी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, प्रॉफिट के ऊपर या रेवेन्यू के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर अपने ज़्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है, उन चीज़ों को अपने डिसाइड करेंगे एज दी बेंचमार्क फॉर डिसाइडिंग आवर मटेरियलिटी। तो पहला फोकस क्या था, तो दैट इज़ एलिमेंट, कि क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं। दूसरा कि जो यूज़र है उनका फोकस किस पे है। तीसरी चीज़ कि भाई हमारी एंटिटी का नेचर कैसा है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, कि या फिर वो किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, या आज के टाइम में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे तो प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पे आप प्रॉफिट को बेंचमार्क नहीं बना सकते थे। उस टाइम पे आप अपना लेट्स से टोटल कॉस्ट हुआ या फिर असेट हुआ, उन चीज़ों का आप बेंचमार्क बना सकते थे। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट कि उस एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है। ओनरशिप स्ट्रक्चर मतलब कि कितना इक्विटी है, कितना डेट है। जैसे मान के चलो कि कोई कंपनी है वो पूरा ही डेट फोकस्ड है, तो आपको क्या, फिर आपको भी असेट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों, अगर कल को डेट का पैसा नहीं दे पाए तो वो पैसा कहाँ से रिकवर होगा, असेट्स को बेचकर ही रिकवर होगा। तो इसके लिए फिर हमारा फोकस भी किस पे हो जाएगा, असेट्स पे चला जाएगा। देन चौथा ये पॉइंट हो गया। एंड पांचवा कि भाई जो बेंचमार्क है वो कितना वॉलेटाइल है, मतलब हर साल कितना चेंज हो रहा है या उस पर कितना फ़र्क आता है, तो वो भी आप ध्यान में रखोगे और उसके बाद ही अपना डिसाइड करोगे बेंचमार्क। ठीक है, आप जब बेंचमार्क डिसाइड कर रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गाइडलाइंस पढ़ी या कुछ पढ़ा और उस गाइडलाइंस में ऐसा लिखा था कि हम मटेरियलिटी का लेवल डिसाइड करते हैं 10%, और आपने मान के चलो आपने बेंचमार्क रखा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का 10% रख रहे हो तो 5 लाख का फिगर आ रहा है, वो ठीक है। तो मान के चलो आपने बेंचमार्क रखा आपका प्रॉफिट, तो अगर आप प्रॉफिट को बेंचमार्क रख रहे हो ना तो आप 10% नहीं लगा सकते। तो मे बी लेट्स से आपका प्रॉफिट बन रहा हो 5 लाख रुपए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते 5 लाख का, मैं तो 5 लाख का 10% रखूंगा तो वो तो 50,000 हो जाएगा। तो उस टाइम पे मे बी शायद आपको 1% लगाना पड़े या ज़्यादा परसेंटेज लगाना पड़े, तो वो आपको ध्यान में रखना है एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग फॉर द मटेरियलिटी। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो उस टाइम पे आपका फोकस क्या होगा बेंचमार्क के लिए, तो आपका फोकस भी होगा कि भाई मैं पीबीटी को बेंचमार्क बनाऊँ। ठीक है, पर अगर आपका जो पीबीटी है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो फिर आप प्रॉफिट को बेंचमार्क ना बना के आप किसी दूसरी चीज़ को बेंचमार्क बनाओगे। तो जब आप बेंचमार्क डिसाइड कर रहे होगे उस टाइम पर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाओगे। ठीक है, दिस इज़ आवर फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने क्या प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड कर लिया कि हमारा ये बेंचमार्क रहेगा। अब बाद में मे बी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको मटेरियलिटी को चेंज करना पड़े। ठीक है, तो ऑडिटर को मटेरियलिटी को कब चेंज करना पड़ता है, दोनों मटेरियलिटियाँ, मेन मटेरियलिटी जो थी हमारी वो भी एज अ होल वाली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल वाली, और हमारी जो मटेरियलिटी थी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वो लिया था अभी लीगल एक्सपेंस वाला, तो उसके लिए भी हमें मटेरियलिटी को रिवाइज़ करना पड़ेगा। अब कब रिवाइज़ करना पड़ेगा, जब ऑडिटर को कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है जो अगर उसको स्टार्टिंग में मिला होता तो वो मटेरियलिटी का लेवल वो नहीं रखता जो उसने अभी रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये फैक्ट अभी पहले से पता होता तो मैं 5 लाख का मटेरियलिटी ना रख के मैं 3 लाख का मटेरियलिटी रखती। तो अगर मुझे वो चीज़ पहले से पता होती, स्टार्टिंग में पता होती, तो मेरा मटेरियलिटी का अमाउंट अलग होता। तो वो ध्यान में रख के आप क्या करोगे, मटेरियलिटी को रिवाइज करने जाओगे। ठीक है, अगर आपकी जो आपकी मटेरियलिटी चेंज हो रही है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी चेंज हो रहा है, और क्या आपका उसके कारण नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी
आपको चेंज करने पड़ेंगे या चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो खाली मटेरियलिटी चेंज नहीं करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी रिवाइज करना पड़ेगा और आपको एंटी ऑफ फॉर द ऑडिट प्रोसीजर भी रिवाइज करना पड़ेगा। दिस इज़ रिगार्डिंग रिविजन कि भाई जब आप परफॉर्म करोगे ऑडिट उस टाइम पे मटेरियलिटी का क्या रोल है। इसके बाद जब आपने सब कुछ कर लिया तो आपको कुछ लिख के भी रखना पड़ेगा ना कि भाई मटेरियलिटी से रिलेटेड मैंने क्या करा। तो सबसे पहले आपने एज अ होल जो डिसाइड करा मटेरियलिटी वो लिखोगे। कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए आपने कोई मटेरियलिटी डिसाइड करा, जैसे मैंने एग्जांपल में लीगल वाला एग्जांपल लिया था, तो लीगल एक्सपेंस के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक मटेरियलिटी रखा होगा तो वो लिख के रखोगे। बाद में आपने उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाला होगा तो वो लिख के रखोगे, जैसे 80% 90% या जो भी फिगर है वो। एंड लास्ट में अगर कुछ चेंजेस किए इन मटेरियलिटी तो वो लिख के रखोगे। दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन।